नमस्ते एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम केस स्टडी करने वाले हैं बिहार और पंजाब के एग्रीकल्चर ग्रोथ की। जी हाँ, एग्रीकल्चर ग्रोथ की मैं बात क्यों कर रहा हूँ और इन पर्टिकुलर दो स्टेट की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जब हम 3 फार्म बिल की बात करते हैं तो वहाँ पर हरियाणा और पंजाब के लोगों के द्वारा एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि बिहार में ये तीनों कानून इम्प्लीमेंट किए गए थे 2006 में और उसके बाद बिहार के किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। मैं आपको पर्टिकुलर ऑथेंटिक डाटा के साथ ये चीज़ें प्रूव करूँगा। देखिएगा, यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, बिहार्स ब्रिलियंट ग्रोथ रेट परफॉर्मेंस आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 2006। यानी कि 2006 में के बाद ब्रिलियंटली ग्रोथ किया है बिहार ने, ना कि वहाँ के फार्मर्स की स्थिति दयनीय हुई है। अब मैं एक बात कहता हूँ कि लोगों को कहा जाता है कि बिहार के लोग हमारे यहाँ पर धान लगाने आते हैं, वो लेबर करते हैं, इसी करके वहाँ के गरीब किसान हैं। अब मैं यहाँ पे एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा क्यों है। जो बिहार की पॉपुलेशन है, बिहार की पॉपुलेशन आपके सामने ये रही, वो है लगभग 13 करोड़ और उसके पास टोटल इरिगेशन लैंड है 79 लाख हेक्टेयर। ठीक है जी, ये उसकी लैंड है। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के पॉपुलेशन है लगभग 3 करोड़ और वहाँ पर जो ज़मीन है वो है लगभग 45 लाख हेक्टेयर ज़मीन। तो आप देखिए, यहाँ पे तो 4 गुना ज़्यादा बिहार के पास जनसंख्या है, लेकिन क्या 4 गुना ज़्यादा उसके पास ज़मीन है? नहीं है। तो हम उनकी पर कैपिटा इनकम बिल्कुल कम होने वाली है विद कंपेयर टू पंजाब एंड हरियाणा। तो उनका बाहर जाके काम करना लाजमी है और वो हरियाणा एंड पंजाब में ही काम करने नहीं जाते, दूसरी स्टेट्स में भी काम करने जाते हैं और हर टाइप का वो काम करते हैं, क्योंकि वो हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 1006 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, जहाँ पर हरियाणा एंड पंजाब में ये 550 से 600 के बीच में रहेगी। तो कितनी ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या है आप हिसाब लगा सकते हो, उनको बाहर जाके काम करना मजबूरी हो जाती है। अब मैं आपको डाटा दिखाता हूँ ग्रोथ रेट का एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी का 2004-05 के कांस्टेंट प्राइस के ऊपर बिहार का और ओवरऑल इंडिया का। देखिएगा, यहाँ पे कुछ और स्टेट का भी दिया हुआ है, इनके साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे इनको, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे पंजाब एंड हरियाणा के साथ। ठीक है, आप देखिएगा 2005 में -11 की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी बिहार में और इससे पहले भी ये नेगेटिव में नहीं थी, मतलब कि बहुत कम होती थी एवरेजली इंडिया से। ठीक है, अब मैं आगे आंकड़े भी दिखाऊंगा। 2006-07 में ही वहाँ पर 24% ग्रोथ रेट हुई, बहुत ही एकदम से अचानक हुई है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर APMC को यहाँ पर रिजोल्व किया गया है नीतीश कुमार की गवर्नमेंट के द्वारा इन बिहार। और आने वाली साल में आप देख रहे होंगे 18%, 16%, 12%, 8% और एवरेजली इन 10 साल में बिहार ने 4.31% से ग्रोथ किया है, जहाँ पर इंडिया की ओवरऑल एवरेज ग्रोथ रेट रही है 3.97%, यानी कि इंडिया की ओवरऑल एवरेज ग्रोथ रेट से ज़्यादा रही है, जो कि 2005 से पहले बिहार की ग्रोथ रेट इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट से डाउन रहती थी। ये दूसरी स्टेट की ग्रोथ रेट है, इनसे भी ज़्यादा है बिहार की। और अगर मैं आपको और चीज़ें बताऊं घोल के, तो बिहार में APMC एक्ट को एबोलिश किया गया था 2006 में और 2011 से 2018 के बीच में इंडिया की ग्रोथ रेट रही है लगभग 7%, 7.5%, और बिहार ने ग्रोथ की है लगभग 13%। और मैं ये और बता दूं कि बिहार में 70% लोग एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से जुड़े हैं, यानी कि उनका जो ग्रोथ है, उनकी जो वैल्यू एडिशन है, लगभग 70% लोगों के द्वारा एग्रीकल्चर से की जाती है। इन कंपैरिजन बिफोर द रिफॉर्म्स कैसा होता था वहाँ पर सिनेरियो देखिएगा। 1993 से 2005 तक, यानी कि ये भी यहाँ पर 10, 12, 15 साल का हो गया डाटा, इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट रही 6.8% और बिहार की जहाँ पर डाउन रहेगी आपकी इंडिया से, जैसे कि मैंने बताया था। तो ये एकदम से इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट से बिहार की एवरेज ग्रोथ रेट कब से रहना शुरू हुई है? 2005-06 के बाद, जब से वहाँ पर उन्होंने 3 फार्म बिल्स को इम्प्लीमेंट किया, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए। अगर मैं और ज़्यादा खोलूँ, अब पंजाब के साथ कंपेयर कर रहा हूँ मैं, अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखना कि पंजाब किस तरह से डूबता सूरज की तरह दिख रहा है आपको यहाँ पे ग्रोथ रेट में। और यहाँ पर उसका मैं रीज़न भी बताऊँगा कि हरियाणा एंड पंजाब में घटती हुई ग्रोथ रेट के पीछे का रियल रीज़न क्या है। ठीक है, 2005-06 में पंजाब की ग्रोथ रेट थी 5.9%, बिहार की थी 0.9%। जैसे ही बिहार ने
फार्म बिल को इम्प्लीमेंट किया 2006-07 में पंजाब की ग्रोथ रेट रही 10%, लेकिन बिहार की ग्रोथ रेट 17% हो गई बढ़कर। और 2009-10 में ये क्या हुआ, 6.6% से तो पंजाब ने ग्रोथ किया, बिहार ने फिर भी 10% से ग्रोथ किया। 2011-12 में 7% से पंजाब ने और बिहार ने 14% से ग्रोथ किया। 2011-12 में 5.7% से पंजाब ने ग्रोथ की और बिहार ने 13.1% से ग्रोथ की। तो आपको ये कहाँ पर दिख रहा है, अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है बिहार का और डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है पंजाब का। इसके साथ अगर मैं लास्ट 5 ईयर की बात करूं तो इंडिया की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रही है लगभग 2%, बिहार की 7% रही है ओवरऑल। तो इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट से पिछले 5 सालों में 5% ज़्यादा है बिहार की ग्रोथ रेट। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जब से रिफॉर्म आए हैं वहाँ के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में सुधार आना शुरू हो गया है। और अगर मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइम की बात करूँ, 1972 से 85 तक इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट रही थी 2.3%। पंजाब ने एवरेजली ज़्यादा ग्रोथ किया था क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गई थी और वहाँ पर अच्छे बीज फर्टिलाइज़र का यूज़ करना शुरू कर दिया था। 86-87 से 2004-05 तक इंडिया की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रही 2.93%, पंजाब की घट कर कितनी होगी 3%, यानी कि एवरेज के आसपास आ गई है। उसके बाद 2005 से 2014 तक पंजाब की ग्रोथ रेट घट कर कितनी आ गई है 1.61%। आप हिसाब लगा सकते हो कि कितना ड्रामेस्टिकली पंजाब की ग्रोथ रेट घट रही है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की। अब इसके पीछे देखो मेजर रीज़न क्या है, पैडी एंड वीट की मोनोकल्चर को अपनाना, यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को नकारना। पंजाब एंड हरियाणा में 2 ही फसलों को उगाया जाता है, इस करके वहाँ की वाटर टेबल भी डिस्टर्ब हो रही है, वहाँ की सॉइल हेल्थ फैसिलिटी भी जारी है, वहाँ की सॉइल डेटेरियोरेशन भी हो रहा है और साथ में प्रोडक्शन पर भी असर आ रहा है। प्रोडक्शन पर असर आने से प्रोडक्ट क्वालिटी भी डाउन होती जा रही है। और इस करके यहाँ पे हमको समझना चाहिए, अमरिंदर सिंह ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि पंजाब दूसरे राज्यों के कंपेयर में 25 साल पीछे है। किसके कंपैरिजन में, दूसरे राज्यों के। कहाँ पर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को, हमको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। और ये रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है इनसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ावा मिलेगा। मेरा ये मानना है कि ये फार्म बिल को हमने लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। हम शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट्स को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि एमएसपी चला जाएगा या एमएसपी नहीं रहेगा, मंडियां नहीं रहेंगी, ऐसा एक डर के माहौल बनाया जा रहा है किसानों के मन में, जो कि एक गलत चीज़ है। और हमको इन रिफॉर्म्स के रियल बेनिफिट से वंचित रखा जा रहा है। और मैं भारत के किसानों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप ज़रा देखिए तो सही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना रूड क्यों हो रही है, इतना ज़्यादा क्यों नहीं किसानों की बात मान रही, कि उसको पता है कि आने वाले टाइम में मोर और लेस इन चीज़ों के बेनिफिट ही बेनिफिट हैं। वहाँ पर किसी किसान के को नीचा दिखाना या उसकी इनकम को डिटेरियोरेट करना या कॉरपोरेट्स के फ़ायदे में डिसीजन लेना, इसकी मंशा नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की मंशा ये है कि जो ये रिफॉर्म्स है कहे गए घोषणा पत्रों में, हर 5 ईयर प्लान में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन किसी गवर्नमेंट में करेज नहीं था कि इसको लागू कर दे। इस गवर्नमेंट ने आके उसको लागू किया है, तो हमको उनके इस इनिशिएटिव का वेलकम करना चाहिए, ना कि हमको किसी के बहकावे में आकर चीज़ों को मैनिपुलेट होने देना चाहिए। नहीं तो ये किसान ऐसे ही रोता रहेगा ज़िंदगी भर, उसके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं जुड़ पाएगी और मार्केट से नहीं जुड़ पाएगी एग्रीकल्चर। और अगर मार्केट से नहीं जुड़ती जो चीज़, वो मोर और लेस कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाती है। जिस तरह से एग्रीकल्चर इंडिया में ख़त्म होती जा रही है, उसके पीछे का मुख्य कारण जो ये स्ट्रक्चर है हमारा एपीएमसी मंडीज़ का, यही है। क्योंकि इसके अंदर एक फ्री मार्केट या फ्री मार्केट सोल्यूशन नहीं है। और अब गवर्नमेंट पूरा का पूरा इन चीज़ों को समझने में और मार्केट की पावर को एनालाइज करके तब चीज़ों को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सभी ये सारी की सारी बातों का मतलब समझ रहे होंगे, ठीक ठीक मतलब समझ रहे होंगे। और आप सभी से मेरी यही विनती है कि आप भी चीज़ों को समझकर दूसरों को बताइए कि नहीं, इन चीज़ों का फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।